नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे जो हमारा थ्योरी का सेट है, लूसेंट का जीके जीएस सेट हमारा क्या होगा 21 होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी सेट कंप्लीट किए हैं उसका प्रैक्टिस सेट आपका यूट्यूब में डाला हुआ है। इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, सारा वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग का क्या रहेगा, लूसेंट का जीके जीएस थ्योरी सेट 21। इसमें हम लोग जैसा कि हर बार हम लोग कवर करते हैं, जिसमें हमारा रहता है हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर साइंस और करेंट अफेयर। ये 1 2 3 4 5 टॉपिक को क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग का हिस्ट्री का आज का टॉपिक है हमारा जहांगीर। इससे पहले हम लोग अकबर को देख लिए थे, अब हम लोग को देखना क्या है जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का देखेंगे तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, यानी अकबर का जो उत्तराधिकारी कौन है, सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। यानी कि 1605 कब, ये डेट याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1605 में क्या हुआ कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म देखेंगे तो 30 अगस्त 1569 में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत, है ना, नाम क्या रखा था, सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। यानी कि उनका नाम जो सलीम था वो किसका, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर का बेटा यानी कि जहांगीर का नाम रखा गया था। अगला पॉइंट कहता है जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यानी कि जहांगीर को है जो कि न्याय का जंजीर के लिए जाना जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी। ये कैसा बना हुआ था, तो सोने की, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, खुसरो, जो कि 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब ये गजब की बात है कि जहांगीर का बड़ा बेटा जो कौन था, खुसरो, वो अपने पिता पर ही क्या करते थे, विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना बीच युद्ध जालंधर के निकट भौरावल नामक मैदान में हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। अब देखिएगा कि खुसरो को सहायता किए थे कौन, यानी कि जो सिखों के 5वें गुरु थे कौन, अर्जुन देव, उनको क्या करवा दिए, जहांगीर जो है वो आपको क्या करवा दिए, फांसी दिलवा दिए। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था और अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, क्या नाम है, मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अब यही आगे चलकर क्या होगा कि अगला शासक होगा। तो याद रखिएगा, खुर्रम यानी कि जहांगीर का बेटा था जो शाहजहां आगे जाके उपाधि दी। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करने वाले कौन है, मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने ही क्या किया, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अब ये भी एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, बताइए खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देने वाले निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा जहांगीर। अब कहता है 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अब अगला पॉइंट कहता है कि नूरजहां, है ना, ये नाम याद रखेंगे, नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा
गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन निसा क्या नाम था? नूरजहां का असली नाम था मेहरुन निसा, जो 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन निसा अकबर की विधवा, है ना, देखिएगा, अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। अब सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 में उससे विवाह कर लिया। अभी गजब की बात है। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि 1611 में उससे विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद उद औला की उपाधि दी। जहांगीर के शासन काल में ईरानियों को उच्च पद प्रदान यानी कि उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अस्मात बेगम ने गुलाम से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इत्र मतलब सेंट। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था और जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो देखिएगा कि खुसरो सबसे बड़ा बेटा था, परवेज दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खुर्रम, चौथे नंबर पर शहरयार और 5वां नंबर जहांदार का था। अब यही देखिएगा कि खुर्रम आगे जाके शाहजहां का नाम से आगे उत्तराधिकारी बनेंगे। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा यानी कि लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनके दफनाया कहाँ गया है, तो रावी नदी के किनारे शहादरा लाहौर में। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासन काल में पहुंची और जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। अब ये चित्रकार का नाम देखें कौन कौन थे। एक थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग दौलत। ये सब क्या थे कि देखिएगा, कहता है कि जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। अब यहाँ नोट में क्या लिखा हुआ है कि मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किया। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपये के चौड़ाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर रुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। अगला देखिएगा कि नोट में हमारा कहता है कि मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किया और इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपये के चौड़ाई के बराबर था। ये पॉइंट को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पॉइंट कहता है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, देखिएगा इसमें क्या कहता है कि जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौवें किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौवें किसने बनाई हैं। आगे कहता है कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा कि जहांगीर के समय को चित्रकला को क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है। अगला पॉइंट कहता है कि इस्ताद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत इस्ताद उद दौला का मकबरा कहां पर है? तो 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था।
अब मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। देखिएगा अगला पॉइंट हमारा कहता है कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी कि वर्तमान में जो प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस यानी कि प्रथम अंग्रेज थे जो सर टॉमस रो या विलियम फ्रिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री आए थे। अब एक जहां से पूछेगा सवाल क्या कि बताइए कि सर टॉमस किसके शासनकाल में आए थे, कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे जो प्रथम अंग्रेज थे, या फिर बोलेगा विलियम फ्रिंच किसके शासनकाल में आए थे, तो याद रखिएगा जहांगीर के काल में आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है कि तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके काल में हुई है, तो जहांगीर के काल में हुई है। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई है। अभी भी देखेंगे तंबाकू उत्पादन में सबसे ज्यादा हमारा साउथ का ही राज्य आते हैं जो कि आंध्र प्रदेश है। तंबाकू उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर्व है और स्टार्टिंग भी हुआ है कहां से, तो आपका दक्षिण भारत से ही स्टार्ट हुआ है। कहता है पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए थे। तो तंबाकू की जो खेती है यानी कि तंबाकू कहां से लाए थे, तो ब्राजील से लाए थे। अब यहाँ पर नोट में कहता है कि जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगल की सेवा में 1620 में आए थे। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय ही मराठे जो है पहली बार मुगलों की सेवा करने के लिए 1620 में आए थे। तो यह था हमारा कुछ जहांगीर का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप 2 से 3 बार देखें और उसके बाद फिर हम जब प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। आगे अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। यानी कि आपको बताना है कि अभी जो उसका शॉर्ट में हम लोग या उपनाम क्या कहते हैं। जैसे ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है, प्रयाग में। 5 नदियों का भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। इसके आगे देखिएगा कहता है भारत का प्रवेश द्वार हमारा क्या है, मुंबई, पूर्व का वेनिस कोची, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फल उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। आगे हमारा कहता है कि पहाड़ी की मल्लिका नेत्रहाट को कहा जाता है, भारत का डेट्राइट पीथमपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, सॉल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मलय का देश कर्नाटक, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। इसके आगे देखेंगे काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियां, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हृदय अजमेर, सुरमा नगरी बरेली, काशी का वाहन गाजीपुर, खुशबुओं का शहर कन्नौज, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, कर्नाटक का रत्न मैसूर, त्योहारों का नगर मदुरई, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर। इसके आगे देखेंगे पर्वतों की रानी मसूरी, रेलियों के नगर नई दिल्ली, अरब सागर की रानी कोची, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, धान की डलियां छत्तीसगढ़, भारत का पेरिस जयपुर, मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बंगलुरु, भारत का बोस्टमैन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर। इसके अलावा देखेंगे सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी, वृद्धा गंगा गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, कोट्टायम की दादी मलयाला, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदरा, फिर कहता है ताला नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा, ठीक है, भारत का टॉलीवुड कोलकाता,
देखिएगा, वन नगर किसको कहते हैं तो देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान के गौरव चित्तौड़, कोयला नगरी धनबाद। तो ये कुछ थे हमारा यानी कि भौगोलिक उपनाम और शहर। आगे हम लोग का पॉलिटी करते हैं। पॉलिटी में आज का हम लोग का टॉपिक है लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में विधि आयोग के सिफारिश से की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है तो 10 है। आगे पॉइंट हमारा कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाएगा। यानी कि जो पहले होगा या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा है ना, क्या हो जाएगा कि आपका पूरा हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसे हटा सकता है। आगे हमारा पॉइंट है हमारा वित्त आयोग। अब देखेंगे वित्त आयोग के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग के राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्ति किए जाते हैं। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, कहता है कि वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं, अब इसको हम लोग निम्नलिखित देखेंगे। तो पहला कार्य हमारा क्या है, वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगामों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन किया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के समाधानों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। आगे देखेंगे, कहता है कि 4 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ लिस्टिंग किया हुआ है 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त हस्तांतरण सूत्र। अब जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे तो इसकी परसेंटेज कितनी है, भार 15% और टिप्पणियों के पिछले वित्त आयोग की तुलना में देखेंगे इस बार 1971 की आबादी का कोई भारांश नहीं है। समग्र जनसंख्या भारांश को लगभग 27.5 से घटाकर 15% कर दिया गया है। क्षेत्र देखेंगे तो 15% भार है और भारांश वही है। वन एवं पारिस्थितिकी देखेंगे तो 10% और भारांश बढ़ा है, 7 से लेके 10% तक बढ़ा है। आगे देखेंगे, आय अंतर अर्थात राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कम पीसीआई वाले राज्यों को अधिक हस्तांतरण यानी कि 45% और भारांश कम हुआ है, 50 से 45% कर दिया गया है, यानी कि कमी हुआ। जनसंख्या प्रदर्शन कुल देखेंगे तो प्रजनन दर के आधार पर 12.5 है, नया मापदंड आरंभ किया गया है। कर प्रयास देखेंगे तो 2.5% है और नया मापदंड आरंभ किया गया है। यह अंतिम बार 12वें वित्त आयोग में जारी किया गया है। कुल देखेंगे तो इस तरह से हमारा कितना परसेंट हो जाता है, 100%। और पिछले वित्त आयोग के वितरित 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों की अपेक्षा 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है।
अब यहाँ पर देखिएगा कि अब तक गठित वित्त आयोग की गठन है ना, और अध्यक्ष और अवधि कब से कब तक था, यहाँ पर लिस्टिंग किया गया है। तो देखिएगा पहला जो हमारा है 1951 में नियुक्ति वर्ष है, और अध्यक्ष उस समय कौन थे, केसी नियोगी। इनका अवधि था 1952 से 1957। और दूसरा देखेंगे तो 1956 में हुआ है, उस समय हमारा अध्यक्ष कौन थे, के संथानम, जो कि हमारा 1957 से 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा है। तीसरा देखेंगे तो 1960 में है, जो कि ए.के. चंदा 1962 से 1966 तक है। चौथा देखेंगे तो 1964 से डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार 1966 से 1969 तक है। पांचवा देखेंगे 1978 है ना, 1968 इसका नियुक्ति वर्ष है, और उस समय नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो महावीर त्यागी, जो कि 1969 से लेके 1974 तक इनका कार्यकाल अवधि रहा। और छठा वित्त आयोग देखेंगे तो 1972 में हुआ है ना, पी ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979 तक इसका शासनकाल रहा। सातवां देखेंगे तो 1977 है, और जेपी सैलेट 1779 से लेकर 1979 से लेकर 1984 तक इनका अवधि रहा। आगे देखेंगे, कहता है कि आठवां वित्त आयोग जो है वाई बी चौहान, जो 1985 से 1989 तक है। और नौवां देखेंगे 1987 में हुआ है, एन.के. पी. साल्वे 1989 से लेकर 1995 तक। 10वां जो है 1992 केसी पंत, जो है 1995 से 2000 तक है। 11वां है 1998 से प्रो एम.ए. खुसरो, जो 2000 से 2005 है। 12वां है 2003 से है ना, डॉक्टर सी रंगराजन 2005 से 2010 है। 13वां है हमारा 2007 डॉक्टर विजय एल केलकर 2010 से 2015। और 14वां है 2013 से वाई.बी. रेड्डी 2015 से 2020। 15वां है 2017 से एन.के. सिंह 2021-2026 तक। 15वां तक लिस्टिंग किया हुआ है, इसके आगे भी है, आप इसका आगे हम करेंट अफेयर में इसको बताएंगे। अब हम लोग का अगला टॉपिक था बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में आज हम लोग करेंगे प्रजनन तंत्र। अब प्रजनन तंत्र से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनेंगे लुसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ सारा पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं वे नर, एवं जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, और भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। मानव जरायुज यानी कि भाइबोपोरस होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। नर लैंगिक अंग है वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शिश्न और प्रोस्टेट। अब एक एक करके हम लोग इस चीज को समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा वृषण। अब वृषण क्या कहता है कि इसकी कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण कराता है, यानी कि वृषण का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। आगे फिर कहता है कि सर्टोली कोशिकाएं पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न के लिए आवश्यक कोशिकाओं में से एक है, और सर्टोली कोशिकाएं शशक, मेढक, स्तनधारी एवं कॉकरोच के वृषण में भी पाई जाती है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश के स्थित होता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, गिरवा और पूंछ। आप देखे होंगे कि इस तरह से आपका रहता है। ये वाला हमारा पूंछ होता है, ठीक है। 5 माइक्रोन होती है, और ये 3 भागों में है, सिर, गिरवा और पूंछ। आगे कहता है कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और नन जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास एवं नियंत्रण में सहायक होता है। अधिवृषण यह शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है, और अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व होता है, और शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करते हैं। शुक्रवाहिका क्या है, यह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है, और शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करती है। आगे हमारा चौथा कहता है शुक्राशय। अब शुक्राशय क्या है, यह प्रोटेस्ट ग्रंथियों के ऊपर स्थित है, और दोनों ओर शुक्राशय मिलकर स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। प्रोस्टेट हमारा यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है, और इसका आकार गोल सुपारी
जैसा होता है। शिश्न यह पुरुषों के संभोग करने वाला अंग है और इसी के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचाते हैं। मादा लैंगिक अंग है चार भाग, एक है अंडाशय, दूसरा है अंडवाहिनियां और तीसरा गर्भाशय और चौथा योनि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंडाशय। अंडाशय हमारा क्या कहता है कि ओवरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ओवरीज। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। यह पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। यह अंडाशय का बाह्य एवं एपिथेलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे एस्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु, है ना, यानी कि ओवम पैदा करना। अंडाशय में दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, जो ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन नियंत्रित, है ना, जिसको आप लोग पीरियड्स कहते हैं, नियंत्रित करने का काम यही करते हैं। अगला देखेंगे अंडवाहिनी। अंडवाहिनी हमारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब। इसकी संख्या 2 होती है। एक पतली कुंडलित पेशीय नली होती है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है और यह अपनी काशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। आगे पॉइंट हमारा कहता है तीसरा नंबर पर गर्भाशय यूटेरस। यह 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि यूटेरस की लंबाई कितनी होती है, तो 7.5 सेंटीमीटर होती है। 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और इसकी दीवार देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वजन लगभग 3.5 ग्राम होता है तथा इसकी आकृति नाशपाती के आकार जैसी होती है। इसका कार्य मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने और हार्मोन का संतुलन बनाए रखना है। यह निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखेंगे तो कहता है कि योनि। अब ये योनि क्या है, वेजिना। यह एक नली के समान संरचना होती है और यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। यह योनि की दीवार एवं पल्बेरेथ्रम ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है और यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप से बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की गिरवा से जुड़ा रहता है। योनि एवं मूत्रवाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभरा स्थित है, जिसे भग शिश्निका यानी कि क्लिटोरिस कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है। योनि के द्वारा ही शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचती है। आगे देखेंगे कहता है कि ऋतुस्राव, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स कहते हैं, यह प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। गर्भाशय को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है और इसे ही मासिक धर्म या रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडो उत्सर्ग होता है और ये अंडो उत्सर्ग दोनों अंडाशय से बारी बारी से होती है। अंडो उत्सर्ग के कुछ समय बाद अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और 15वें और 19वें दिन तक इसमें रहता है। इसी बीच संभोग करने पर स्त्रियों के गर्भवती होने की संभावना रहती है। आगे देखेंगे कहता है कि मानव प्रजनन की क्रिया की विधि। मानव में प्रजनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है युग्मक जनन, फिर दूसरा होता है निषेचन और तीसरा होता है भ्रूणीय विकास। अब युग्मक जनन हमारा क्या है, गैमेट्स वृषण एवं अंडाशय में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं और युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय के जनन कोशिकाओं एवं अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस द्वारा होता है। वृषण की शुक्रवाणुओं का निर्माण शुक्र जनन स्पर्मेटोसिस एवं अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडाजन यानी कि ओगिनियस कहलाता है। इन दोनों का निर्माण एपिथेलियम कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नोट में यह कहता है कि खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां एवं अंड के मोचन का निरोध करती है। निषेचन यह अंडवाहिनी में होता है। भ्रूणीय विकास एम्ब्रोइक डेवलपमेंट निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय के एक पूर्ण विकास शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को भ्रूण यानी कि एम्ब्रोई तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं और भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है और ये तीनों जनिक स्तर एंडोडर्म्स, बी हमारा है मीसोडर्म्स और सी हमारा है एक्टोडर्म्स।
इसके पश्चात इन स्तरों को विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण में 7वें और 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वास तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। तीसरे माह में देखेंगे भ्रूण की कंकाल तंत्र बन जाता है। चौथे माह में देखेंगे कि सिर एवं शरीर का रोएं। पांचवें माह में आहार नाल, रुधिर और अस्थि मज्जा बन जाते हैं। और छठे माह में देखेंगे तो भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है और 7वें माह में शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। 8वें माह जैसे ही प्रवेश करते हैं तो 8वें माह में शिशु सभी 8वें माह के उसमें वसा का जमाव होने लगता है और जबकि 9वें माह में वह जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है और भ्रूण का पोषण जरायु यानी कि कॉरिन, एनियान एवं अपरा पैलेसिया द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भाशय काल 280 दिनों का होता है। यह भी एग्जाम में पूछने लायक है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा शरीर के बाहर आ जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब कहता है यौना आरंभ। पोवर्टी जो है मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता आरंभ होता है वह समय यौना आरंभ कहलाता है। जनन की क्षमता स्त्रियों की सामान्यतः 12 से 16 वर्ष की उम्र की प्रारंभ होती है, जबकि 40 से 50 साल में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वायु के समाप्त हो जाती है। पुरुषों में यौना आरंभ 12 से 16 वर्ष की उम्र में होता है, जबकि 50 वर्ष के उम्र के बाद भी धीरे धीरे जनन क्षमता घटती जाती है। गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यौना आरंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं तथा उनके ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं। इन लक्षणों का गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब देखिए कहता है मेनार्की। मेनार्की क्या है? तो मेनार्की लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में मेनार्की कहलाता है। और रजोनिवृत्ति मेनोपॉज हमारा क्या कहता है कि 40 से 50 साल की उम्र में पश्चात ऋतुस्राव का अंत, ऋतुस्राव नहीं होता है, इसे ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अंडोत्सर्ग, अंडाशय द्वारा अंडाणुओं की निर्मुक्ति अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब जरायु हमारा क्या है? तो जरायु देखेंगे गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं और अंकुर यानी विली जरायु अंगुलियों के आकार में अनेक प्रवर्धक निकलते हैं जिन्हें अंकुर कहते हैं। अपरा हमारा देखेंगे अंकुर के गर्भाशय कोशिकाएं परत की संपर्क में क्षेत्र को अपरा कहते हैं और नाभि ऋजु अम्बिकलक गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। देखिएगा अब हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर का हमारा पार्ट है। तो करंट अफेयर में हम लोग वार्षिकांक 2025 को कर रहे थे और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे कुछ रिपोर्ट दिए हुए हैं तो उस रिपोर्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसे क्या है कि 24 जनवरी 2025 को 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा। अगला पॉइंट कहता है कि यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 के राज्यों यानी कि 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान पर है हमारा उड़ीसा जो कि इसका स्कोर है 67.8 और दूसरा स्थान है हमारा छत्तीसगढ़, है ना, और तीसरा हमारा है गोवा। और बिहार का स्थान देखेंगे तो 7वां है, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर है और मध्य प्रदेश 9वें नंबर पर है। तो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? याद रखिएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। अगला देखिएगा हमारा है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, जारी करता है यूएनडीपी जो 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, जैसे 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता, 886 मिलियन और 998 मिलियन खाना पकाने का ईंधन है। और पूरी दुनिया में भारत सबसे अधिक यानी कि 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। ये देख लीजिए 2024 का रिपोर्ट जारी है। अगला पॉइंट हमारा कहता है छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता है FSSAI। पहला स्थान है केरल का जो कि
73.75। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान जो है नागालैंड का है, जो 44.25 है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान है जम्मू और कश्मीर, दूसरा हमारा है चंडीगढ़, और बिहार का स्थान है 21वां, और स्कोर देखेंगे तो 26.5 है। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 में देखेंगे, है ना, तो देखेंगे कि नीति आयोग इसको जारी किया है 12 जुलाई 2024 को। प्रथम स्थान है केरल और उत्तराखंड, स्कोर देखेंगे तो 79 है। दूसरा तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान है हमारा चंडीगढ़, और दूसरा जम्मू कश्मीर। बिहार का स्थान देखेंगे तो सबसे अंतिम है 57। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्वच्छता सर्वेक्षण आवास 2023 यानी कि 8वां संस्करण जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता देखेंगे तो हमारा सर्वेक्षण 2023 है, और थीम है इसका वेस्ट टू वेल्थ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024। अब इसमें देखेंगे इसका थीम क्या था, रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकल, है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है और सूरत संयुक्त रूप से। और तीसरा स्वच्छ शहर देखेंगे तो नवी मुंबई, पटना का स्थान 77वां है, 77। अब इधर देखिएगा आपका क्या कहता है कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड देखेंगे तो महू छावनी बोर्ड है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर देखेंगे तो वाराणसी, प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर देखेंगे जो 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में है, सासवड़ महाराष्ट्र में है, पाटन छत्तीसगढ़, लोनावाला मध्य प्रदेश। राज्य में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र यानी कि दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। निम्न प्रदर्शन वाले अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड है, और बिहार का स्थान देखेंगे तो 15वां है। अब दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में जारी किया गया था। अब ये जारी करता कौन थे, तो नीति आयोग। सबसे ज्यादा गरीब राज्य जो है बिहार है ना, दूसरे नंबर पर आता है झारखंड और तीसरे नंबर पर यूपी, और सबसे कम गरीब है केरल। 2015-16 से 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट है। शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो गरीबी से 8.65 से लेके 5.27 की गिरावट है। वर्ष 2015-16 में 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96% हो गई है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट देखेंगे तो 2022 में हुई है। जारीकर्ता यहाँ पर देखेंगे तो कौन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशर लाख यानी 1,68,491 लोग की मृत्यु हुई है, जो 2021 के तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई है। मतलब रोड एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। 2022 में देखेंगे 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर और 24.3% जो हमारा है राज्य राजमार्गों पर, और 39.4% अन्य सड़कों पर हुई है। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई है, दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश और आता है। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है, जो कि 13.4% हुई है। दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें 2 पहिया चलाने वाले 44% की हुई है। मतलब सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मरने वाले 2 पहिया वाहन है ना। जैसे कि हवाई जहाज चला रहे हैं वैसा 2 पहिया वाला सोचते हैं, तो भाई एक्सीडेंट तो होगा और मौत तो उन्हीं को होगा। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 देखेंगे तो जारी करता है नीति आयोग, जुलाई 2023 में हुआ। राज्यों में शीर्ष 3 तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान है गोवा, और बिहार का स्थान है 22वां। इस तरह से हम लोग है ना टोटल इस टॉपिक को कवर किए, जो कि हमारा थ्योरी सेट था। क्या थ्योरी सेट हम लोग 21 को कंप्लीट कर लिए।